Okay, Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ डीएसपी। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज का इस लेक्चर में हमारा एक नया टॉपिक है जिसको हम है कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन है क्या, इसके एप्लीकेशन क्या है, इसको हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम कोरिलेशन निकालते कैसे हैं, फिर हम वो करेंगे और कुछ इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। तो ओवरऑल इस लेक्चर के आज जो आउटलाइन ये है। अब इस लेक्चर में जो कोरिलेशन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि इसका जो अभी आपको बताऊंगा कि किससे मिलता जुलता है। अच्छा, कोरिलेशन है क्या चीज़? कोरिलेशन जो है ना वो एक पैरामीटर है जो कि मेयर करके बताता है, मेयर से सिमिलरिटी बिटवीन द पेयर ऑफ एनर्जी सिग्नल। ठीक है, मतलब फॉर सपोज दो सिग्नल्स हैं x1 x2, तो उन दोनों के दरमियान कितनी सिमिलरिटी, मतलब एक दूसरे से उनके दरमियान कितनी मैचिंग, कितने कंपोनेंट्स मैचिंग हैं उन दोनों के दरमियान, वो इंडिकेट करता है, मतलब वो मेयर करके बताता है। ठीक है, मिसाल लो, अगर एक सिग्नल ये है और दूसरा ये सिग्नल है, अब दोनों को इस जगह पे मैं करें तो एक दोनों मतलब एक दूसरे से मैच होते हैं 100%। ठीक है, अब फॉर सपोज तो इस तरीके से हम ये जो है ना हमें इंडिकेट करता है कि कितनी सिमिलरिटी है इन दोनों डिफरेंट सिग्नल्स के दरमियान। ठीक है, तो अच्छा, अब यहाँ पे जो इसको इंडिकेट किया जाता है, ये जो सिंबल होती है आर करके और एक्स वाई। एक्स इंडिकेट करता है कि एक्स एक सिग्नल है, दूसरा वाई इंडिकेट करेगा तो ये दूसरा सिग्नल वाई, मतलब जिसमें हम x1 x2 भी लिख सकते हैं, या जो भी सिग्नल का आउटपुट है, जो भी सिग्नल जिससे रिप्रेजेंट हो रहा है वो। अच्छा, ठीक है, और ये जो उसके बाद आप लिख रहे हैं ना क्रॉस कोरिलेशन। क्रॉस कोरिलेशन, अरे कोरिलेशन के भी दो ना टाइप्स आते हैं, एक कहलाता है क्रॉस, दूसरा ऑटो कोरिलेशन। अब ये बहुत सिंपल है। अब क्रॉस और ऑटो कोरिलेशन में डिफरेंस क्या है कि फॉर सपोज हम ये कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि दो सिग्नल्स के दरमियान सिमिलरिटी मेयर करता है। अगर वो दोनों सिग्नल, मिसाल दो हम एक सिग्नल को उसी से मेयर करें, करें, तो वो कहलाएगा ऑटो कोरिलेशन। मतलब उसमें ओके, तो अब फॉर सपोज वो जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक सिग्नल को उसी के साथ करें तो उसको हम कहेंगे ऑटो कोरिलेशन, मतलब सिग्नल खुद के साथ ही दोनों सिग्नल सेम है। ठीक है, और दूसरा अगर दो डिफरेंट सिग्नल्स के दरमियान जो कोरिलेशन करें उसको हम कहते हैं क्रॉस कोरिलेशन, और अगर सिग्नल खुद ही अपने साथ उसकी कोरिलेट निकालें तो उसको हम कहते हैं ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, तो ये हो गए ऑटो कोरिलेशन और कोरिलेशन। कोरिलेशन से शो करते हैं आर एक्स वाई से, तो एक्स वाई दो डिफरेंट सिग्नल से, इट मींस ये क्रॉस कोरिलेशन है। अगर आर एक्स एक्स से, इट मींस ये खुद से ही कोरिलेट कर रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑटो कोरिलेशन है, या आर वाई वाई आर दी दी जो भी टर्म है वो अपने साथ कोरिलेट कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो आपको पैरामीटर नजर आ रहा है लेग, ठीक है, एल, ये इन पैरामीटर्स को कहते हैं लेग, इंडिकेटिंग द टाइम शिफ्ट बिटवीन द पेयर ऑफ द सिग्नल। फॉर सपोज जैसा मैंने कहा कि अब ये एक सिग्नल है, अब इसी दूसरा सिग्नल है यहाँ पे, ये डिलेड कितना है, सपोज करें कि ये 3 डिलेड है, तो ये बताएगा कि आर एक्स वाई, मतलब एक्स ये है वाई ये है, इन दोनों के दरमियान 3 यूनिट डिले पे कितनी सिमिलरिटी है। आई बात समझ में? तो वो हर टाइम शिफ्ट पे हमें सिमिलरिटी इंडेक्स बताएगा कि ये इस दरमियान इतनी है, इसके दरमियान इतनी है, इसके दरमियान इतनी है। ठीक है, तो ये हो गया इंडिकेटर। अब ये प्रॉब्लम जब करेंगे तो उसमें और भी क्लियर हो जाएगा। कोरिलेशन है क्या, इसके एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, यहाँ इसको कोरिलेशन के बहुत सारे एप्लीकेशन है। अच्छा, there are applications where it is necessary to compare one reference signal with one or more signals to determine the similarity between the pair to and to determine additional information based on the similar। ठीक है, अच्छा ऐसे सिनेरियोज अक्सर हमें रिक्वायर्ड होते हैं कि जिसमें हम क्या करते हैं कि एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल के जो है ना एक रेफरेंस सिग्नल से कंपेयर करना पड़ता है, सिमिलरिटी हमें मेयर करनी पड़ती है, फिर उसकी सिमिलरिटी के बेस पे हमें डिफरेंट जो प्रोसेसिंग वगैरह जो करनी पड़ते हैं। सपोज करें इन डिजिटल कम्युनिकेशन a set of data samples are represented by a set of unique discrete time sequence। ठीक है, तो एक डिजिटल कम्युनिकेशन का डेटा सेट है और उसको एक यूनिक पैटर्न सीक्वेंस से वो क्या कहते हैं रिप्रेजेंट किया गया। इफ वन ऑफ दिस सीक्वेंस हैज बीन ट्रांसमिटेड, और सपोज करें उसमें से एक सीक्वेंस को
ट्रांसमिट किया गया हैज टू डिटरमाइन। अच्छा, तो रिसीवर पे क्या होगा, तो वो डिटरमाइन करेगा कि व्हाट सीक्वेंस हैज बीन रिसीव, और वो कौन सी सीक्वेंस रिसीव की गई, बाय कंपेयरिंग द रिसीवेंस सीक्वेंस विद एवरी पॉसिबल ऑफ सीक्वेंस फ्रॉम द सेट। मतलब यूं हुआ कि मिसाल तौर मैं यूं कह लूं, एक सपोज के तौर पे कि आपके पास 0 1 1 0 1 1, ठीक है। मतलब अब ये तो ऐसे ही बता रहा हूँ, मतलब डिजिटल सीक्वेंस में तो वो डिस्क्रीट टाइम ना वो आपके पास सीक्वेंसेस होती हैं। तो अब वो सीक्वेंस जब आप करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो रिसीवर क्या करता है, वो कंपेयर करता है, क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन में वो QAM और इनमें जो है ना इन चीज़ों का काफ़ी इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके वो थोड़े से उसकी एप्लीकेशन, ये तो डिजिटल कम्युनिकेशन के हवाले से बता रहा हूँ, वो डिजिटल कम्युनिकेशन वालों को बैकग्राउंड में ज़्यादा पता है कि QAM वगैरह ये क्या होते हैं, उसमें किस तरीके से चीज़ें सैम्पल्स होती हैं, उसमें डेटा सैम्पल्स होती हैं, ठीक है, जिसमें 2 2 3 3 बिट्स आती हैं, फिर वो उनसे कंपेयर करता है। अच्छा अच्छा, इस तरीके से फिर रेडार में, सोनार में, CDMA रिसीवर में, मिसाल दो ऑर्थोगोनल वो कोड्स होते हैं जो कंपेयर करते हैं कि वो ऑर्थोगोनल हर डिवाइस को एक कोड दिया होता है जिसको ऑर्थोगोनल कोड्स कहते हैं, ठीक है। और उस कोड को फिर उससे पता चल जाएंगे वो जो डेटा जो रिसीव हुई है वो CP डिवाइस की या किसी और की है, तो उस पे रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने का वो सिनेरियो होता है। तो ये एक एप्लीकेशन का कुछ सिनेरियो बताया कि बहुत सारे सिनेरियो में होता है। मतलब ये है कि आपको एक ऐसे सिनेरियो होता है कि ऐसे कंडीशन आ जाती हैं जहाँ पे दो डिफरेंट सिग्नल्स को कंपेयर करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब फार सपोज टू इनफाइनाइट सीरीज में इनको जो क्रॉस कोरिलेशन का जो फार्मूला है वो ये, अब ये मैंने आपको कहा था ना किससे मैच करता है, ये मोस्टली जो इसका जो मेजॉरिटी है वो जस्ट लाइक कन्वोल्यूशन से, कन्वोल्यूशन का फार्मूला भी कुछ इस तरीके का था, और इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वो अभी मैं प्रॉब्लम के दौरान समझाऊंगा। RxY मतलब x यहाँ पे आएगा और y ऑफ n माइनस एल, और एक जो है ना लेग एक एक दो तीन लेग करते जाएंगे और हम मल्टीप्लाई करके सम करते जाएंगे, जो भी टर्म कॉमन होंगे ये हमें इंडिकेट करता है। यहाँ RYX, ठीक है, RYX में ये y पहले तो ये वहाँ पे y आएगा और x यहाँ पे ये होगा, और ये दोनों जो है ना बराबर नहीं है। हम यूँ कहें ना RxY इज इक्वल टू RYX बराबर नहीं है। हाँ, बराबर किस तरीके से कि अगर इसमें जो माइनस एल कर दें, ठीक है, तो फिर बराबर हो सकते हैं, तो लेग को माइनस कर दें फिर बराबर हो सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली ये बराबर नहीं है। अच्छा, जो इसकी आउटपुट सीक्वेंस होगी क्रॉस कोरिलेशन की, जो लास्ट सबसे जो मतलब टोटल निकलेगा सीक्वेंस, उसके नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे वो डिपेंड करते हैं आपके दोनों सिग्नल्स के, जो पहले सिग्नल का सैंपल्स जितने हैं वो प्लस दूसरे सिग्नल के सैंपल्स जो हैं वो, दोनों को सम करके एक 1 माइनस करेंगे तो लास्ट में हमें जो आउटपुट आएगा उसके सैंपल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको। अच्छा चलो एक एग्जांपल करते हैं और मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये पहले एग्जांपल जो है हम इसको देखते हैं, इसमें क्या हुआ है, पहले ये 312 और 321 दो डिफरेंट सिग्नल्स हैं यहाँ पे किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आपको यहाँ पे याद हो क्या कहते हैं कन्वोल्यूशन में, तो हम क्या कर रहे थे, इनको पहले फिलिप कर रहे थे, ठीक है। फिलिप करके फिर उसके बाद वन बाय मतलब ये यूं हो रहा था कि ये यहाँ पे 3 हो रहा था, यहाँ पे 2 हो रहा था और यहाँ पे 1 हो रहा था, ये फिलिप हो रहा था ना सिग्नल, ठीक है। यहाँ पे फिलिप ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस सिर्फ डिफरेंस ये, बाकी वही स्टेप 1 स्टेप आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे फिर मल्टीप्लाई करते जाएंगे टर्म्स को। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि फिलिप नहीं करते, ठीक है। ये कन्वोल्यूशन में और जो क्रॉस कोरिलेशन में डिफरेंस यहाँ पर आता है कि कन्वोल्यूशन में आपके पास हम पहले क्या करते हैं, जो एक दूसरे सिग्नल को फ्लिप करते हैं, मतलब उसको फोल्ड करते हैं, उसके बाद फिर उसमें शिफ्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, शिफ्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे ऐसे कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट जो है आपका सिग्नल उसको डायरेक्ट रख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसको शिफ्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इस वजह से यहाँ पे आपको ये देख रहे होंगे एग्जाम्पल वही सेम ही है, मगर थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, तो ये और भी कंपेयर करके आप रिजल्ट निकालने में आपको इजी हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, 312 हो गया,
3 2 1 हो गया, ठीक है। यही सेम सिग्नल उठा के यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम शिफ्टिंग ये क्यों इसलिए कर रहे हैं, हम इस बैक साइड से स्टार्ट, बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पूरी ओवर द होल पीरियड ऑफ टाइम कितनी सिमिलरिटी हमें पता चल जाए। अब यहाँ पे अगर नोट करें तो कितना है, ये दोनों टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा बन जाएगा R0 पे जो हमारे कंपेरिजन आ गई। मैं इसमें डायरेक्ट रिजल्ट भी आप दिखा देता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो पहले हम, अच्छा अब यहाँ पे देखें क्या हुआ, R-2, ठीक है। ये क्या यहाँ पे ये कितना बैक साइड पे एल गया हुआ है, जो -2 हुआ है, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस एल आता है ना, तो -2 इज इक्वल +2, ठीक है। तो ये शायद आपको कंफ्यूजन हो, मैं इसको यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ बैक साइड पे। ये अब ये प्लस कैसे होगा, जब वहां पे क्या लिखा हुआ था k+2, मतलब वहां पे n की, अब k+2 कैसे हुआ होगा वहां पर, सही बात है, जब आपके पास ये l जो है ना -2 गया, मतलब 2 लेग्स हुआ है मगर माइनस में हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया बैक किया हमने, तो -2 पे कितना हुआ, 3 × 1। फिर एक स्टेप आगे आए तो ये +2 हो गया, तो -1, ये 3, यहाँ पर कौन सी चीजें कॉमन है, एक आपके पास कॉमन हो गया, जो कॉमन हुआ वो हो गया 3 × 2, ठीक है, 3 × 2, और उसके बाद फिर +1 × 1, 3 × 2, 1 × 1, ठीक है, ये कॉमन हुआ। अच्छा उसके बाद एक और स्टेप हम शिफ्ट आगे किया हमने, तो ये क्या हुआ, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक और स्टेप आगे किया, तो ये 3 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये देख रहे हैं ना, ये 13 बन गया, ये 1 3 के साथ हो गया, 2 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आ गया, तो ये 7 बन गया। और जब यहाँ एक और स्टेप आगे गया, ये 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 6 हो गया, ठीक है। अच्छा इस तरीके से फिर ऐसे और आगे करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, तो ये 0 0 है, तो सारे 0 0 ही आएंगे, तो हमारा उनसे नहीं है, मतलब सिमिलर इंडेक्स है ही नहीं। तो हम, आपने नोट किया होगा तो कि सबसे ज्यादा सिमिलरिटी किस टाइम पे है, जब आपके पास कहाँ है, 0 पे, मतलब 0 पे ये क्या करते हैं, दोनों सिग्नल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। अगर यूं कहूँ, ग्राफर के लिए रिप्रेजेंट करूँ, तो एक सिग्नल है, ये मिसाल लो, ये 0 पे 3 है, ये 1 है, और ये 2 है फॉर सपोज, ये 3 को ऊपर में कर देता हूँ, ये 1 और ये 2, और 0 इस तरीके से यहाँ पर भी 3 2 1, ये 3, ये दूसरा सिग्नल है 2, तो ये एक दूसरे को इस पोजीशन पे 0, जब दोनों एक दूसरे से 0 इंडेक्सिंग पे एक दूसरे से ओवरलैप हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इन दोनों में सिमिलरिटीज है, तो ये कॉमन सेंस भी बात दे रही है। तो एक उससे आगे किया तो इनमें सिमिलरिटी थोड़ी कम हो जाएगी, और उससे और आगे किया तो सिमिलरिटी मतलब कम होगी। तो इस तरह डिफरेंट सिग्नल्स में हम सिमिलरिटी देखते हैं, तो हमें ये इंडिकेट करता है कि एन की कौन सी पोजीशन पे कितना ये सिग्नल एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं। आई होप कि ये पूरा समझ में आ गया होगा। ये जो है ना बहुत ही सिंपल है और इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा सा जो बस कन्वोल्यूशन में और उसमें डिफरेंस थोड़ा सा है, वो ये कि कन्वोल्यूशन में फोल्ड करते हैं, उसके बाद हम इस प्रोसेस करते हैं, इसमें फोल्ड नहीं करते हैं, तो इस वजह से हमारे पास ये इस तरीके से आया गया। इसमें जिसको भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। अच्छा सॉरी, अच्छा ये इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है आर एक्स वाई या आर वाई एक्स को माइनस एल करके निकालेंगे तो उस टाइम ये दोनों बराबर हैं, मगर ये आर एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू आर वाई एक्स जब लेग को हम माइनस ना करें, और ये जो है ना ध्यान में रखिएगा। और कन्वोल्यूशन में जो है ना हम कन्वॉल्व करते हैं, वो कम्यूटेटिव है कन्वॉल्व, हम मिसाल लो दो सिग्नल्स को आपस में कन्वॉल्व करते हैं, आर
y को कन्वॉल्व करते हैं या y x को, तो दोनों बराबर होते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज में वो कम्यूटेटिव है। ये कम्यूटेटिव नहीं है कोरिलेशन, बस ये ध्यान में रखिएगा। अब इस तरीके से ये जो सिग्नल है आपके पास, इसका डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, फाइंड द कोरिलेशन ऑफ टू सीक्वेंस x ऑफ n y ऑफ n रिप्रेजेंटेड बाय। अच्छा, इसी को इसी तरीके से सिंपल करना है। क्या करना होगा, एक सिग्नल को किया, फिर दूसरे सिग्नल को बेक करके निकाला, ठीक है, और फिर आपको उन दोनों स्लाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, स्लाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सो ऑन करते जाएंगे, हमारे पास जो है उसका आउटपुट आ जाएगा हर वैल्यू पे। सिमिलरली ये भी इसी तरीके से हमें करना है, ठीक है। और ओके, जो प्रॉब्लम मैंने स्लाइड में दिखाया था, तो मैं एक आपको आपके सामने करके दिखाता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या था, ताकि आपको वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। प्रॉब्लम था हमारा x ऑफ n इज इक्वल टू 1 1 1 1, 4 1 है, और y ऑफ n जो है इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। इससे दोनों निकले हुए हैं। अब इसको जो निकालने का तरीका क्या है कि मैं ग्राफिकली कोशिश करता हूँ आपको समझाऊं। तो पहला सिग्नल हमारा जो x ऑफ n है, k की वैल्यूज हम निकालते हैं। k की वैल्यूज जो होंगी आपकी तकरीबन -2 पोजीशन, -1 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये मैं k की पोजीशन को सेट कर रहा हूँ, और इसी तरीके से ये जो है हमारा x ऑफ n है। x ऑफ n क्या है, 0 पोजीशन पे 1 है, 2 1 पोजीशन पे 2 पे और 3 पे। और दूसरा हमारा अब y ऑफ जो है इसको हम निकालेंगे, ठीक है। अब y ऑफ k जो है हमारा, ये क्या है, जिस तरीके से उस प्रॉब्लम में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अब इसमें y को हमें जो पोजीशन निकालनी है वो ये है, मतलब -2 करना है, ये भी इसकी पोजीशन भी ये है। तो ये कुछ यूं बनेगा, 0 पोजीशन पे इसको हम बैक साइड पे, मतलब y को एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, y को हम समझोगे, ये जो पोजीशन थी n, फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या बनता है, यहाँ पर n माइनस ए लेग जो माइनस में होता है। तो माइनस में मैं यहाँ पे इनको लेग कितना बैक साइड पे कर रहा हूँ, ये 0 पे, तो इनको बैक में कर रहा हूँ मिसाल दो, -1 -2। तो इस 3 को एक्चुअल में मैं 0 पे रख रहा हूँ, 3 2 1। तो मैंने कितना बैक साइड इनको किया एक्चुअल में, तो इनको मैंने -2 किया, तो माइनस इंटू माइनस फॉर्मूले के हिसाब से +2, ठीक है। तो ये इतना मैंने बैक साइड पे किया। अब इसका मैं कोरिलेशन जो है मैं नीचे निकाल रहा हूँ, तो इसलिए ताकि ये ग्राफ एक बने। तो ये बना आपका कोरिलेशन ऑफ x विथ y, ठीक है। इस पोजीशन में अगर आप देखो तो क्या काम बना, 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना बना, 3, ठीक है। ये जो है इसको और स्पेसिफाई में कर दूं तो ये है r(x,y) एट पोजीशन -2 पे, ठीक है, क्योंकि हमने बैक साइड डिले जो किया हुआ ये वो -2 किया हुआ। अब मैं r(x,y) -1 का कितना होगा, ये -1 कितना होगा, मतलब फार्मूला के हिसाब से, जो फार्मूला क्या है, मैं बल्कि फार्मूला भी लिख दूं ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ ताकि ये चीज़ें ना थोड़ा सा, r(x,y) वो यूं है, समीशन ऑफ n इज इक्वल टू -∞ to ∞ x ऑफ n y ऑफ n माइनस ले, ठीक है। तो अगर मैंने
ये जो लेग जो है ना माइनस में किया हुआ है तो ये प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है आपको प्लस में नजर आ रहा है। अच्छा तो अब मैंने माइनस किया, अब मैं इसमें एक स्टेप आगे आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा n+1, क्योंकि अब ये मेरा लेग कितना हुआ, -1 हुआ है, क्योंकि l की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -1, ठीक है। तो ये यूं हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि इसमें कॉमन कौन से हैं, ये जो ओरिजिनल x इसमें, ये जो x है इसमें, तो एक तो ये यहाँ पर कॉमन है, मतलब दोनों, और दूसरा यहाँ इस पोजीशन पे देखें तो यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पे तो ये 0 0 हो जाएंगे, और इधर ये 0 है तो इसके साथ हम करेंगे तब भी 0 हो जाएंगे। तो काम के टाइम में जो दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप हैं वो ये हैं। तो x(-1) क्या बनेगा, ये बन गया आपका 2 × 1 प्लस जो दूसरा टर्म भी है इसमें 2 × 1 है प्लस 3 × 1 भी है, ये सम करेंगे तो कितना बनेगा 3, 2 × 3 बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको ये भी करके दे दिया। अच्छा अच्छा, अब इसको एक और स्टेप आगे करेंगे तो वो बन जाएगा वाया सिंपली, मतलब ये जो है n, ठीक है। वाया एन क्या, ये 0 पोजिशन में ये आ जाएगा, और स्टेप एक आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3। तो इधर ये इसके साथ कॉमन है, फिर ये इसके साथ कॉमन है, ये इसके साथ कॉमन है, ठीक है। तीनों वैल्यूज पे एग्जिस्ट करता है, तो ये हो जाएगा r x y 0 पे 1 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 1 इज इक्वल टू कितने बन जाएंगे 6, ये वाला, ये वाला। इसी तरीके से फिर हम r(x)(y)(1) इसको स्टेप और आगे करेंगे तो ये बन जाएगा y माइनस, मतलब n-1, n-1 एक को स्टेप आगे आ जाएगा 1 2 3। तो इसमें भी वही सेम आंसर आएगा, क्योंकि दोनों इधर 1 1 ही है, ये भी ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पर भी आंसर इसका 1 आएगा। फिर एक और स्टेप आगे करेंगे, ये n-2, तो ये हो जाएगा एक, ये यहाँ पर नहीं, अभी 1 2 3। तो इसमें अगर देखें तो दो टर्म कॉमन है, 2 and 1, ठीक है। तो अभी इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 5, क्योंकि 1 सॉरी कितना आएगा इसका 1 × 2 and 2 × 3 आएगा। तो r(x(y)(2) इज इक्वल टू 3, एंड फिर एक और स्टेप आगे करेंगे y(n प्लस 3 और n-3), तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो यहाँ पे 1 1 वह कॉमन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, r(x(y) 3 पे कितना आंसर आया, 1 आया। तो ठीक है, तो ओवरऑल इसकी लेंथ, टोटल इसकी लेंथ कितने 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, तो ये कितने हैं 4 प्लस 3 7 7 - 1 6, तो हमारी लेंथ इतनी होनी चाहिए एज पर दी फॉर्मूला। अच्छा ये शायद कैमरा की मूवमेंट आगे पीछे होने की वजह से अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आई है, इसको दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, तो सिंपल पैटर्न है, आपको क्या करना है, जो डिले करते जाना है और उसको साथ जो ओवरलैपिंग इनपुट के जो फर्स्ट टाइम के साथ ओवरलैपिंग है उनको मल्टीप्लाई करके सम करते जाना, जस्ट लाइक कन्वोल्यूशन, ठीक है। तो ये है हमारा इसका स्टेप। तो इसमें जिसको जो मैंने ये वो एग्जांपल करवाया जो स्लाइड में है, मैंने इसलिए किया ताकि वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैं स्लाइड को दोबारा खोल लेता हूँ और स्लाइड पे हम दोबारा आ गए, इस एग्जांपल को मैंने करवा के दिखाया 3 5 6 6 3 1, यही आंसर हमारा भी आया था। तो इस चीज को हम, इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा इस तरीके से अब ऑटो जो
क्रॉस कोरिलेशन जो डिफरेंट सिग्नल्स की निकालेंगे। अब हम मैटलैब में इसकी लैब है, उसकी लैब में मैंने कोड समझाया हुआ है कि किस तरीके से निकालना है। तो उसमें एक कमांड है XCORR, बस वो पिट करे तो आपको ऑटोमेटिकली क्रॉस कोरिलेशन निकाल, और फिर ये उसको कोड को प्लॉट भी करवा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ऑटो कोरिलेशन क्या होगा? ऑटो कोरिलेशन में जब आपके पास इनपुट जो है, मतलब जो दोनों सिग्नल y, हम यूं कहते हैं कि पहला सिग्नल आपका अगर x है तो दूसरा सिग्नल y जो है वो दोनों बराबर हों, मतलब तो ये क्या हो जाएगा x, और ये जो डिले, और डिले अगर फॉर सपोज अगर नहीं करते तो ये r(x(0) क्या बन जाएगा, x² बन जाएगा, ex, इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स और स्टोकेस्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जब नो शिफ्ट हो तो, मगर अभी इसको क्रॉस कोरिलेशन का r(x) है। तो एक एग्जांपल आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, वो भी इसमें, क्योंकि n और m दोनों बराबर होंगे तो m1 प्लस m2 की जरूरत ही नहीं है, ट्वाइस ऑफ m माइनस 1 करेंगे तो इतने सैंपल हमारे आउटपुट होके होंगे जो अभी दिखाए थे, ठीक है। इसका भी तरीका वही सेम तरीका, ठीक है, कि आपके पास इसी सिग्नल को खुद से करना है, तो मतलब x ऑफ n लिखेंगे, फिर x ऑफ n दोबारा लिखेंगे, मगर उसको फिलिप नहीं करेंगे, कन्वोल्यूशन में फिलिप करते हैं। पर ये और कन्वोल्यूशन में उसमें जो निकालने का है ना, वो ये डिफरेंस, ठीक। तो इस लेक्चर में हमने ऑटो कोरिलेशन को किया, और मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया, एक स्लाइड में ऑलरेडी सॉल्व हुआ हुआ है, तो आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बेसिक हो गई होगी कि कन्वोल्यूशन निकालते कैसे हैं। इसके अलावा भी फिर किसको कंफ्यूजन हो, कोई समझ में चीज़ ना आया हो, कोई स्टेप समझ में ना आया हो, तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा इंटरेक्ट सेशन में या ग्रुप डिस्कस में, और वरना अदरवाइज बहुत ईजी है, सिर्फ जस्ट लाइक कन्वोल्यूशन है, कन्वोल्यूशन अगर समझ में आया हुआ है तो ये बस उसी को ही बस फॉलो करना है, सिर्फ फिलिप नहीं करना है, और इसके एप्लीकेशन वगैरह के हवाले से डिस्कस किया। ओके, फिर ओके, यहाँ पे इस लेक्चर को मैं करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।